जैसा कि हम इंग्लिश में जानते हैं कि हम प्रत्येक चीज़ों को पढ़ते समय एक सेंटेंस से ही सभी चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम सेंटेंस को सही प्रकार से समझ पाएँ, यानी हम इसके पार्ट्स ऑफ चीज़ को भली भांति समझ पाएँ, इसके लिए हम सेंटेंस को एक बार एक आइडिया ले लेना चाहते हैं कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। इसके क्रम में हम देख रहे थे कि सेंटेंस हमारा 2 पार्ट से मिलके बनता है, जिसमें पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट का और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट का। पहला पार्ट हमारा जा करके यानी सब्जेक्ट का जो पार्ट है हमारा, वो जाके ख़त्म हो जाता है जहाँ से हमारी जो फाइनाइट वर्ब आरंभ हो जाती है। फाइनाइट वर्ब इसका मतलब हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब हमारी जो मुख्य वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं, जो सब्जेक्ट से प्रभावित होती है। ये वर्ब जहाँ से स्टार्ट होती है उसके पहले का पार्ट वो सारा सब्जेक्ट के हिस्से में चला जाता है, सब्जेक्ट वाले पार्ट में। और जहाँ से ही फाइनाइट वर्ब स्टार्ट होती है वहाँ से जो वाक्य का सारा ये भाग है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट बनाता है। हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के पार्ट में सबसे हमारा जो मेन चीज़ होता है वो होता है एक नाउन, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड भी कहते हैं। और सब्जेक्ट के पार्ट में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के पार्ट में नाउन होता है, तो यानी कि सब्जेक्ट के पार्ट में नाउन हो सकता है, नाउन का कार्य करने वाला कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसा कि हमने देखा था कि भाई जिरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो नाउन का कार्य करती हैं, ये सभी चीज़ें सब्जेक्ट की जगह पे हो सकती हैं। और नाउन की विशेषता बताने का कार्य जो करता है वो करता है एडजेक्टिव। तो नाउन के साथ में एडजेक्टिव भी हो सकता है, यानी नाउन अकेले हो सकता है या नाउन का कार्य करने वाली जो भी चीज़ें हैं वो अकेले हो सकती हैं सब्जेक्ट के पार्ट में, या इनके बारे में विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन के साथ हो सकता है। यानी हमारा जो सब्जेक्ट पार्ट बना है इसमें कम से कम एक नाउन अवश्य होगा, और चीज़ें हो सकती हैं तो वो हो सकती हैं एडजेक्टिव हो सकती है। ये हमने पढ़ा था सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हमारा सब्जेक्ट जो पार्ट है उसके हिस्से को। फिर हम अब पढ़ रहे हैं, डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं कि हमारे जो प्रेडिकेट पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। प्रेडिकेट पार्ट हमारा फाइनाइट वर्ब से ही स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसमें देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमने देखा कि कभी कभी हमारी ये फाइनाइट वर्ब ये ऑब्जेक्ट की डिमांड करने लगती है, और जब ये ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है तब इसका हम नाम रखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर ये बिना ऑब्जेक्ट के ही वाक्य के अर्थ को पूरा कर देती है तो हम ऐसी वर्ब को कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब है कि अगर इनट्रांजिटिव वर्ब हमारे प्रेडिकेट के पार्ट में आ रही है तो हो सकता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब अकेले ही आ जाए और वाक्य के अर्थ को पूरा कर दे। तो ये अकेली हो सकती है, एक स्ट्रक्चर हमारा ये हो सकता है सेंटेंस का। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब तो आ रहा है लेकिन वो प्रेडिकेट के पार्ट को पूरा नहीं कर पा रहा। इसका मतलब हमारे सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं हो रहा है, जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें कुछ और शब्दों को लाना पड़ता है। तो ऐसे ये इस प्रकार की जो वर्ब है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब तो कहते हैं, लेकिन उसे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी वो प्रेडिकेट के पार्ट को पूरा नहीं कर पा रही है, तो प्रेडिकेट के पार्ट को पूरा करने के लिए ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमें कुछ अन्य चीज़ें लानी होती हैं जिसे हम कहते हैं कम्प्लीमेंट, यानी इसका कम्प्लीमेंट है। हम इसे इस वर्ब का अगर ये वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहे तो हम किसे कहेंगे कि इस फाइनाइट वर्ब यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का कम्प्लीमेंट है, या ये सब्जेक्ट के बारे में हमें डिटेल जानकारी बताती है, इसीलिए हम इसको सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई अगर इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी आ रही प्रेडिकेट के पार्ट में तो दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एक तो वो अकेले ही वाक्य के अर्थ को पूरा कर सकती है, तो अकेली हो सकती है। दूसरी यह है कि वो अगर वाक्य के अर्थ को पूरा नहीं कर पा रही है तो उसके साथ में कम्प्लीमेंट के रूप में चीज़ें आ सकती हैं। अब हम ये जानेंगे कम्प्लीमेंट के रूप में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, वो अभी हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे। जैसा कि हम यहाँ जान लेते हैं कम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है।
प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। एक बार हम इसको डिटेल में भी एक कुछ एग्जाम्पल, बेहतर एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि भाई तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ होता है। यानी अगर हमारी वर्ब जो है प्रेडिकेट के पार्ट की जो फाइनाइट वर्ब है, अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट आएगा उसके साथ में। और हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा एक नाउन होता है, या नाउन का कार्य करने वाला कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। जैसे नाउन की जगह पे हम जानते हैं कि प्रोनाउन आ सकता है, तो प्रोनाउन हो सकता है। या नाउन की जगह पे जो है एक वर्ड से अधिक वर्ड अगर नाउन का कार्य करते हैं तो हम नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज आ सकता है। जीरंड के रूप में नाउन आता है, ये आ सकता है। इन्फिनिटिव के रूप में नाउन का प्रयोग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकती हैं। और ऑब्जेक्ट के रूप में हम देख रहे हैं कि कभी कभी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब जो है दो ऑब्जेक्ट लेके आती है, साथ में दो ऑब्जेक्ट इसके प्रयोग होता है। तो उसमें से एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यानी हमारे ट्रांजिटिव दूसरा स्ट्रक्चर हमारा हो गया जब दोनों चीज़ें साथ में हो सकती हैं। एक स्ट्रक्चर बनता है हमारा सेंटेंस का कि जब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आए और सेंटेंस का अर्थ पूरा ना हो, यानी हम ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा एक नाउन है और नाउन के बारे में अगर पूरी जानकारी ना पूरी हो, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम उस ऑब्जेक्ट का जो है कंप्लीमेंट कहते हैं। इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। तो हमने इस प्रकार के 5 स्ट्रक्चर हमने देखे हैं। यहाँ पे इनके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उसके माध्यम से मैं समझ पाएंगे। हम सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की हमने बात की है। हमारा जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है वो हमारा लगता है इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ में। जब वर्ब प्रेडिकेट के अर्थ को पूरा नहीं कर पाती है तो हम सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए कुछ शब्दों को ले आते हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट तब होता है जब क्योंकि ऑब्जेक्ट रहता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में आया हुआ ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी पूरी नहीं हुई है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए अगर हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। तो हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हमारे जो है वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। तो यह नाउन हो सकता है, नाउन हो सकता है, या नाउन का कार्य करने वाला कोई भी नाउन फ्रेज या नाउन क्लास या इन्फिनिटिव या जिरंड, या जो है जिरंड हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। या जो है अगर नाउन के बारे में ये बताने का कार्य कर रहा है कुछ तो एडजेक्टिव हो सकता है, या एडजेक्टिव का कार्य करने वाला एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, या जो है एडजेक्टिव क्लास हो सकती है, या पार्टिसिपल हो सकता है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है, या ये प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, या जो है यह एडवर्ब हो सकता है, या एडवर्ब का कार्य करने वाला कोई एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, या एडवर्ब क्लाज हो सकती है। हम अभी कुछ एग्जाम्पल में देखेंगे ये कहाँ कहाँ ऐसे प्रयोग हो रहे हैं। अब हम पहला स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपना, जहाँ पे हमने कहा कि भाई सब्जेक्ट के साथ में इंट्रांजिटिव वर्ब आता है और वो वाक्य के अर्थ को पूरा कर देता है। तो प्रेडिकेट के पार्ट में अकेले इंट्रांजिटिव वर्ब ही रहता है। हम एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है बर्ड्स फ्लाई, यानी चिड़िया उड़ती हैं, चिड़िया जो है उड़ती हैं। तो यहाँ पे हमें वाक्य का अर्थ एकदम कंप्लीट नज़र आ रहा है, मतलब वाक्य का अर्थ एकदम कंप्लीट हो जा रहा है। पूरा पूरा वाक्य का जो अर्थ है वो एकदम कंप्लीट है। यहाँ पे हमारा जो फ्लाई है ये वर्ब का कार्य कर रहा है, जो कोई ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगले वाक्य में हम देखते हैं कि है द सन इज शाइनिंग, यानी कि सूर्य जो है चमक रहा है, यानी सूर्य चमक रहा है, सूर्य चमक रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी इज और शाइनिंग दोनों हमारी वर्ब हैं, जिसमें से इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और शाइनिंग हमारी जो है साइन में आईएनजी लगा करके इसका जिरंड रूप बनाया गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोनों वर्ब हैं और वर्ब के बाद ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं मांगने का कार्य कर रही, कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है और वाक्य का अर्थ भी पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी हमारी क्या है, वैसे हम हेल्पिंग वर्ब नहीं हमेशा मेन वर्ब को फोकस करते हैं। तो हमारा मेन वर्ब है यहाँ पे साइन,
जो कि वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहा है, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हम कह सकते हैं। ये द बेबी इज स्लीपिंग ऐसे ही है, यहाँ पे स्लीप हमारी वर्ब है जो है, तो स्लीपिंग जो ये वर्ब हमारी स्लीप है ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे भी वाक्य का अर्थ पूरा हो रहा है कि बच्चा जो है सो रहा है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, यहाँ गो हमारी जो वर्ब है ये इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह कार्य कर रही है। अगले वाक्य में सिंग जो है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। और ये सभी वर्ब वाक्य के अर्थ को कंप्लीट कर दे रहे हैं। जो हमारा सेंस है सेंटेंस का वो कंप्लीट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। दूसरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के साथ में इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी, और इंट्रांजिटिव जो वर्ब है हमारी, अगर वो अर्थ पूरा नहीं कर पाती, पूरे सेंटेंस का कंप्लीट सेंस नहीं दे पाती है, तो उस कंप्लीट सेंस बनाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसके साथ में, जिसे हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करेगा। जैसे हम पहला वाक्य देखते हैं, अगर हम इसे बोलते ही इज, चूंकि हमारे यहाँ इज वर्ब है, अगर हम ही इज बोल करके छोड़ देते तो इसका अर्थ होता है वह है। वह है, अब हम जानना चाहते हैं वो क्या है, वह का हमें उसके बारे में चाहिए कि वह क्या है, उसके बारे में जानकारी चाहिए वो क्या है। यहाँ अर्थ पूरा नहीं होता नजर आ रहा है। तो ऐसी जो हमारी यहाँ इज वर्ब जो हमारी है ये इंट्रांजिटिव तो है, लेकिन ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन बना रही है, इन प्रेडिकेट के पार्ट को इनकम्प्लीट ही दिखा रही है। तो इसके लिए हम जो है टीचर, यानी यहाँ टीचर जो है ये हमने एक वर्ड लाया जो कि एक नाउन है। ये क्या कार्य कर रहा है, ये अब पूरी जानकारी दे रहा है, सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट हो रहा है। ही इज अ टीचर, ही के बारे में इसने बता दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो वर्ड आया अ टीचर, ये हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का पार्ट हो जाता है। हमारा ये प्रेडिकेट का पार्ट पूरा होता है कि ही इज से लेकर के अ टीचर तक हमारा ये प्रेडिकेट का पार्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा प्रेडिकेट के पार्ट में सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट भी आ जाता है, जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है और सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है। अब हमारा सब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पे जो ये कार्य किया गया, तो ये हमारा देखो यहाँ पे भी नाउन का प्रयोग, यानी कंप्लीट सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हमारा नाउन हो सकता है। अगला वाक्य हम देखते हैं, इट इज ही, यानी हम कहेंगे वह है, जैसे वह हम कहना चाहते हैं वह है या वह है, तो हम यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ प्रोनाउन कार्य कर रहा है। अगर कहते हैं हम इट इज कहते हैं तो कहते हैं यह है। अब यह क्या है, तो यह हम मतलब उस व्यक्ति को कहना चाहते हैं यह वह है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट सेंस देने के लिए एक प्रोनाउन का प्रयोग किया ही, जो कि प्रेडिकेट के पार्ट में है। तो इस तरीके से हमने देखा जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हमारा है वो प्रोनाउन भी हो सकता है। अगले वाक्य में हम देखते हैं ही लुक्स हैप्पी। यहाँ जो ये हैप्पी है, ही लुक्स, यानी वह दिखता है या दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, हैप्पी दिखाई देता है। यहाँ पे ये हम कह सकते हैं ये वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है, तो इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कह सकते हैं। और यहाँ हैप्पी हमारा एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। हैप्पी हमारा यहाँ एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, जो उसके बारे में बता रहा है कि वह खुश है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एडजेक्टिव भी हो सकता है हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अगले वाक्य में हम देखते हैं दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। यहाँ हम देखते हैं हमारा एक वर्ब है बिलोंग्स। बिलोंग्स के बाद जो है, यानी कि यह प्रॉपर्टी जो है बिलोंग करती है, मुझसे बिलोंग करती है, मुझसे बिलोंग करती है। यहाँ हम देखते हैं ये बिलोंग्स जो है ये वर्ब है। वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ है, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू प्रयोग हुआ है, उसके बाद मी आया है। तो यहाँ पे मी जो है ये हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट तो है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इस तरीके से हमने देखा कि भाई ये भी चीज़ें, चूँकि हमने देखा जब बिलोंग्स हमारा जो है ये हमारा एक वर्ब है, और हमें जब ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो वर्ब के ठीक बाद प्रयोग होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्ब का ऑब्जेक्ट तभी मानेंगे जब वो नाउन, एक तो ऑब्जेक्ट हमारा नाउन होना चाहिए या नाउन का कार्य करने वाला कोई जिरंड या इन्फिनिटिव, ये चीज़ें हो जानी चाहिए, और वो वर्ब के ठीक बाद अगर है तभी हम उसे उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर वर्ब के बाद अन्य चीज़ें आ जाती हैं, जैसे यहाँ हमारा क्या है प्रीपोजिशन आया हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद हमारा जो प्रोनाउन आ रहा है जो कि नाउन की जगह पे है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो हमने देखा इस वर्ब ने भी ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं की, तो हम इसे क्या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में ही जानेंगे।
इस प्रकार हम अगले वाक्य में देखते हैं, अगले वाक्य में भी ऐसा ही है, सी मेट विद एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे एक्सीडेंट तो है एक नाउन, लेकिन ये किसके बाद आ रहा है, मेट जो हमारा यहाँ पे वर्ब है उसके बाद नहीं आ रहा है, बल्कि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। तो ये भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि इसका ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ भी वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं कर रहा है। तो इसे भी हम यहाँ क्या कहेंगे कि भाई ये हमारा जो वर्ब है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये सभी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का पार्ट बन रहे हैं, बाकी चीज़ें जो हैं। अगले वाक्य में हम देखते हैं इसी प्रकार से सक्सीडेड के बाद इन प्रीपोजिशन लगा हुआ है, हमारा सक्सीडेड यहाँ वर्ब है, और जो है जो अटेम्प्ट है ये हमारा नाउन है, लेकिन जो है ये नाउन जो है हमारा ये प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है, ना कि हमारे वर्ब का। तो इस तरीके से ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगले वाक्य में हम देखते हैं, तो हमने ये अच्छा देखा यहाँ पे कि ये वर्ब के बाद नाउन तो प्रयोग हो रहे हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आ रहे हैं, यानी वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन आ जा रही है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो हम इनको वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। अगले वाक्य में हम देखते हैं जैसे द फ्लेम स्प्रेड एवरीवेयर। अगर हम कहें कि यानी आग मतलब प्रत्येक जगह फैल गई थी, तो यहाँ हमारी जो वर्ब स्प्रेड है, स्प्रेड के बाद जो एवरीवेयर आ रही है ये हमारा एडवर्ब है। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो समझेंगे कि एडवर्ब कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। यहाँ हम ये जानते हैं कि ये जो स्प्रेड, यानी स्प्रेड मतलब फैल जाना, आग का फैल जाना, तो फैलना जो है, फैलने यानी ये वर्ब के घटित होने, किस जगह घटित हो रही है उसके प्लेस को बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पे ये नाउन नहीं है, हमारा एडवर्ब है। तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने बताया ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा वो नाउन होगा, या नाउन का कार्य करने वाला कोई चीज़ हो सकता है, जबकि हमारा एडवर्ब वो नाउन का कार्य नहीं करता, तो ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारी वर्ब ने ऑब्जेक्ट नहीं मांगा। तो हमने कुल मिलाकर के ये देखा हमारे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के पार्ट में क्या क्या चीज़ आई। पहले वाक्य में हमारा एक टीचर जो है वो नाउन के रूप में आया, दूसरे वाक्य में ही आया, ही हमारा जो है प्रोनाउन के रूप में आया, तीसरे वाक्य में हमने देखा हैप्पी आया, हैप्पी जो कि हमारा एक एडजेक्टिव है, और चौथे वाक्य में हमने देखा नाउन तो आ रहे हैं, चौथे पाँचवें और छठे वाक्य में नाउन और प्रोनाउन तो आ रहे हैं, लेकिन ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहे हैं, वर्ब के बाद हमारी प्रीपोजिशन प्रयोग हो रही है, उसके बाद ये आ रहे हैं। इसलिए वर्ब के ये ऑब्जेक्ट ना हो करके, चूँकि ये ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट ना हो करके ये क्या है, ये हमारे प्रीपोजिशन के ये ऑब्जेक्ट हैं। तो हमने देखा ये चीज़ें हमारे सब क्या है, ये है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, यानी प्रीपोजिशन से ले करके ये नाउन या प्रोनाउन ये सारे क्या बन रहे हैं, हमारे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का पार्ट बन रहे हैं। ऐसे हमने देखा द फ्लेम स्प्रेड एवरीवेयर में एडवर्ब है हमारा। तो हमने इस तरीके से देखा अगर एडवर्ब है तो भाई अगर एक से अधिक वर्ड मिल करके एडवर्ब का काम करने लगे, जैसे हम कहें द फ्लेम स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, तो इन एवरी डायरेक्शन भी प्लेस को बता रहा है कि प्रत्येक दिशा में फैल गई थी आग। तो ये तीन वर्ड मिल करके हमारे क्या बना रहे हैं, तीन वर्ड मिल करके हमारा एक एडवर्ब फ्रेज बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जो है वो एक नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है। जब एडजेक्टिव हो सकता है तो अगर एक से अधिक वर्ड मिलकर के एडजेक्टिव का काम करेंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। इसी तरीके से एडजेक्टिव क्लास भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हमारा एडवर्ब हो सकता है, या एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब क्लास हो सकता है। तो हमने ये दो स्ट्रक्चर देख लिए जो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होने के साथ में क्या प्रयोग होंगे। अब हम ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में देख लेते हैं। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम जानते हैं कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट आता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने का ये भी तरीका देखा था। पहली बात तो हमें ये याद होनी चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा नाउन होगा, या नाउन का कार्य करने वाला कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसे कि हमने देखा, हम जानते हैं कि नाउन का जो रूप है, जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी इन्फिनेटिव और जिरंड ये दोनों नाउन का कार्य कर सकती हैं। हमारा इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया जाता है, तो ये हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है, ये नाउन का भी कार्य करता है। और हमारा जिरंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनता है, ये भी हमारा क्या करता है, ये भी हमारा कार्य करता है, नाउन का कार्य कर सकता है। तो यानी हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पे इन्फिनेटिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है, नाउन हो सकता है। एक से अधिक वर्ड अगर नाउन का काम कर रहे हैं तो नाउन फ्रेज हो सकता है, यानी उसे हम नाउन फ्रेज कहते हैं, नाउन फ्रेज हो सकता है। या हमारा नाउन क्लाज हो सकता है,
तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट की जगह पे हो सकती हैं। और हमने देखा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब होगा। अच्छा, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगा रहे थे कि हम वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। अगर हमने वर्ब से क्वेश्चन किया व्हाट करके, यानी वर्ब से क्या करके क्वेश्चन करते हैं, तो उसका जो आंसर प्राप्त होता है वो आंसर जो है हमारा वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि उससे हम हुम करके क्वेश्चन करें, यानी किसको या किसे करके क्वेश्चन करें, तो जो हमें आंसर प्राप्त होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और ज़्यादातर हम समझने के लिए ये कहेंगे कि हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव होता है, और जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा निर्जीव होता है, सामान्यतः निर्जीव होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। चलो हम एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे सी ओपन द डोर, उसने क्या किया था, सी ओपन द डोर, उसने डोर को ओपन किया था। तो हम यहाँ देख रहे हैं ओपन जो है, अगर हम इतना कह देते सी ओपनड, यानी उसने ओपन किया था, तो हम जहाँ देख रहे हैं यहाँ पे उसने मतलब उसने खोला था। तो अब ये जो वर्ब हमारी खोला था, क्या खोला था, ये ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही थी, भाई क्या खोला था। और देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या खोला था, किसको खोला था ये नहीं कह रहे हैं, क्या खोला था। तो हमारा आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से मैंने देखा उसने डोर खोला था, आंसर मिला हमें। हमने जब इससे क्वेश्चन किया वर्ब से, वर्ब का ओपन का मतलब खोलना, क्या खोला था पास्ट में है, तो क्या खोला था, तो आंसर मिला हमारा कि डोर खोला था। तो डोर हमारा जो है क्या का क्वेश्चन करने से आंसर मिला, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि हमारा ओपन जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है। इसी प्रकार से आप अन्य एग्जांपल देख सकते हैं, आई गेव माई बुक टू हर। अच्छा, हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, एक चीज़ का हम बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे कि हमारे एक ही वाक्य में हम जानते हैं कि हमारे दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट में से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अभी बताया कि वो एक निर्जीव चीज़ हो सकती है, यानी कोई थिंग्स हो सकती है, या कोई थिंग्स हो सकती है। वैसे दूसरी चीज़ हमने कहा कि भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो कि एक सजीव हो सकता है, यानी पर्सन हो सकता है। अगर अगर इस स्ट्रक्चर में ये आता है कि भाई अगर दोनों साथ में आ जाएं, यानी कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं, तो इनका क्रम अगर ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले प्रयोग हुआ, यानी हमारे फाइनाइट वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रयोग होंगे। तो अगर हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ उसके ठीक बाद ट्रांजिटिव वर्ब के, और इसके बाद जो है यानी कि इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है, तो हमारा ये सीधे एक साथ में ये तीनों चीज़ें एक साथ रखी जा सकती हैं। मतलब कि फाइनाइट वर्ब ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसके बाद हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीनों एक सीध में ऐसे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट के क्रम को उल्टा कर दें, यानी पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख लें उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, तो हमें अपने वर्ब के अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। प्रीपोजिशन अब वर्ब के अनुसार चलती है कि वर्ब हमारी कौन सी प्रीपोजिशन लेती है। तो हम देख लेते हैं, जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। यदि मैं इसको ऐसे लिखना चाहता कि भाई अगर मुझे प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग करना है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता था, आई गेव हर माई बुक, ऐसे लिखी जा सकती थी। यानी ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो हम ये कह सकते थे आई गेव हर माई बुक, ये हम कह सकते थे। लेकिन हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाहा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन लगाना पड़ा, और ये प्रीपोजिशन हमारे वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब उसके अनुसार लग रहा है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन एक लगा हुआ है टू जो है, तो आई गेव माई बुक टू हर। ऐसे हम अगले में देख सकते हैं कि भाई अगले में हमारी वर्ब जो है, अगले एग्जाम्पल हमारा वर्ब है, यहाँ पे हमारी वर्ब है बॉट। बॉट जो है, तो बॉट के साथ में प्रीपोजिशन फॉर लगता है। हमने वॉट के बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दिया है, पर्स जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको रख दिया है। उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखना चाह रहे हैं, इसलिए प्रीपोजिशन लगाना पड़ रहा है फॉर हमें, और ये बॉट के हिसाब से फॉर लगा है। अगर हम इसे ऐसे बनाते आई वॉट हर अपर्स, तो हमें कोई प्रीपोजिशन न प्रयोग करना पड़ता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में दोनों ऑब्जेक्ट प्रयोग कर ले रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, तो इनके क्रम को ध्यान रखना होगा। अगर हमने
इनडायरेक्ट को पहले रख लिया, डायरेक्ट को बाद में रख लिया, तो कहीं कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अगर हमने डायरेक्ट को पहले रख लिया, इनडायरेक्ट को बाद में रखना चाहते हैं, तो हमारे वर्ब के अकॉर्डिंग जो है यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अगले वाक्य में देखते हैं, आई होप टू पास दिस एग्जाम। यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छा इस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि आई होप टू पास द एग्जाम। हाँ, हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिए हुए हैं कि यहाँ पे कुछ और चीज़ों को हम समझेंगे। हम यहाँ देखते हैं हमारा, अच्छा हमने ये पढ़ा था कि भाई हमने एक चीज़ पढ़ते समय ये पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब जो हमारी होती है, हमने पढ़ा था फाइनाइट मतलब जो हमारी वर्ब थी हमने उसको दो भागों में बांटा था, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। यहाँ इस बात को आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, दो पार्ट में हमने वर्ब को बांटा हुआ था, और ये किस आधार पे था कि हमारा कौन सी वर्ब सब्जेक्ट के से प्रभावित होती है और कौन सी वर्ब नहीं प्रभावित होती है। जो सब्जेक्ट से प्रभावित होती है इसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो नहीं प्रभावित होती है उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो हमने ये कहा था कि भाई अब हम ये फाइनाइट वर्ब देख ले, हमने यही कहा था कि ये फाइनाइट वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकती है। इसी प्रकार से हमारी जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो भी ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकती है। भाई अगर नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी अगर ऑब्जेक्ट मांग रही है तो वो क्या है, वो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं मांग रही है तो क्या है, इंट्रांजिटिव है। ये एग्जाम्पल में हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि हम कह रहे हैं आई होप, तो हमारी जो फाइनाइट वर्ब है ये हमारी देखिए होप है यहाँ पे, होप, तो ये हमारे फाइनाइट वर्ब है। इसने ऑब्जेक्ट जो मांगा है वो ऑब्जेक्ट हमने कहा कि नाउन हो सकता है या नाउन का कार्य करने वाला इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू पास आया है, टू पास हमारा इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है पास। तो टू पास तक अगर हम कहते तो हमारा अर्थ होता आई होप टू पास, यानी मैंने पास होने की उम्मीद किया था, की आशा की थी, ठीक है, पास होने की उम्मीद की थी। लेकिन हम कहना चाहते थे पास होने की, क्या पास होने की। अगर हम इस पास यानी जो हमारा इन्फिनिटिव में जो हमारा इन्फिनिटिव है ये अर्थ को पूरा कर देता, लेकिन हम इन्फिनिटिव को के अर्थ इन्फिनिटिव को और थोड़ा सा मतलब उसको भी हम जो उसमें जो वर्ब है उसको भी हम नाउन देना चाहते थे, इसलिए उसको भी हम ऑब्जेक्ट देना चाहते थे, तो हमने उसको भी ऑब्जेक्ट दिया। क्या ऑब्जेक्ट दिया, एग्जाम। देखिए यहाँ पे पास, क्या पास करना, तो एग्जाम पास करना, हमने इसको भी ऑब्जेक्ट दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया टू पास द एग्जाम। तो हमारे इन्फिनिटिव को भी देखिए हमने यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है। यही हम यहाँ देखने प्रयास कर रहे हैं कि भाई इन्फिनिटिव भी हमारा ऑब्जेक्ट लेके आ सकता है। तो इस तरीके से जैसे हम अगर मान लो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरीके से अभी हम देखते हैं, अभी इन्फिनिटिव का देखा हमने यहाँ पे। अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारा सातवां वाला एग्जाम्पल जो है आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन। अब यहाँ पे अगर मैं वाचिंग अकेले बोल देता आई लाइक, यहाँ पहली बात तो हमारा लाइक जो है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। ये वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अच्छा हमारे एक ही हमने पढ़ा है, एक ही वाक्य में हमारे एक से अधिक वर्ब आ सकते हैं। जो पहली वर्ब आएगी वो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। बाकी अन्य जो वर्ब आएंगी अगर एक ही क्लास के अंदर प्रयोग हो रही हैं तो वो अन्य वर्ब जो है हमारी वो या तो इन्फिनिटिव होंगी या इन्फिनिटिव होंगी या जिरंडियल रूप में होंगी, यानी जिरंड के रूप में होंगी, या हमारी या पार्टिसिपल के रूप में होंगी। पार्टिसिपल हमने तीन पढ़ा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल, तो इस रूप में हो सकती हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी वॉच जो है, वॉच में आईएनजी लगा करके हमने इसको बनाया हुआ है जिरंड रूप। और लाइक भी हमारी वर्ब है, तो लाइक तो हमारी हो गई फाइनाइट वर्ब, लेकिन वाचिंग जो है यह हमारी हो गई जिरंड रूप, यानी वर्ब का जिरंड रूप है। तो लेकिन ये हमारे जो जिरंड के रूप में हमने कहा जिरंड ही हमारा नाउन का कार्य कर सकता है, लेकिन जिरंड में जो वर्ब प्रयोग हुई है कभी कभी वो क्या है, ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी, तो वो दोनों मिल करके हमारे जिरंड का कार्य करेंगे या नाउन का कार्य करेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविज़न देखना पसंद करता हूँ, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने देखा, यहाँ पे हम इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रांजिटिव वर्ब हम कह रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हमारी केवल फाइनाइट वर्ब ही नहीं हो सकती है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी हमारी जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है। यानी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब जो है जिसमें हम इन्फिनिटिव, जिरंड
जीरंड या इन्फिनिटिव या हम पार्टिसिपल को प्रयोग करते हैं, ये भी हमारे ऑब्जेक्ट की डिमांड कर सकती हैं। वैसे पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का कार्य करता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। जो नाउन का कार्य कर रहे हैं, जैसे ये हमारे ये इन्फिनिटिव और जीरंड जो है ये नाउन के रूप में भी आते हैं, तो ये भी क्या है, क्योंकि इसमें वर्ब प्रयोग हो रही है, तो ये वर्ब जो है ये ऑब्जेक्ट की मांग कर सकते हैं। और वो ऑब्जेक्ट और ये वर्ब पूरा ये मिल करके दोनों को हम एक साथ मिला के पढ़ते हैं और इनको एक नाउन के रूप में पढ़ते हैं। जैसे हम कहें, अगर हम कहते हैं सुनना, अगर हम कहें सुनना, सुनना हो गया क्या, सुनना को हम कहते हैं टू लिसन कह सकते हैं या लिसनिंग कह सकते हैं। अगर हम कहना चाहते हैं रेडियो सुनना, तो लिसनिंग रेडियो हम कहेंगे या टू लिसन रेडियो कहेंगे। तो अब देखिए ये ऐसा है कि ये मिल करके ये पूरा क्या है, एक नाउन का कार्य कर रहे हैं। यानी एक परफेक्ट नाउन को बनाना है तो उसके साथ में मतलब इन्फिनिटिव के माध्यम से हम एक नाउन बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ में एक ऑब्जेक्ट आने की ज़रूरत पड़ रही है हमें। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं, अगर हम कहना चाहते हैं पढ़ना, अगर हमने पढ़ना कह दिया तो भाई ये इसको हम कह सकते हैं टू रीड, या कह सकते हैं रीडिंग कह सकते हैं। अगर जीरंड बनाया तो रीडिंग कह सकते हैं, अगर इन्फिनिटिव बनाया तो टू रीड कह सकते हैं। लेकिन मैं इसको कहना चाहता हूँ कि भाई इसके साथ में एक नाउन ले लेता हूँ तो अर्थ और क्लियर हो जाता है कि किताब पढ़ना, किताब पढ़ना या नॉवेल पढ़ना। तो ये वर्ब के साथ में इस वर्ब ने, वर्ब को अगर हम, ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको अगर हम नाउन दे देते हैं तो ये बेहतर अर्थ को प्रकट करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जाना, इसको हमें डिटेल में जानना है कि यहाँ पे हमने ये जाना कि हमारा इन्फिनिटिव अकेला ही नाउन का कार्य कर सकता है, या इन्फिनिटिव में जो वर्ब आई हुई है वो हमारे ऑब्जेक्ट की भी डिमांड कर सकती है, जिससे अर्थ और क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से हम एक वाक्य है, हमारा पांचवा वाक्य है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे इन्फिनिटिव में प्रयोग हुई जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है तो वो ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगी ही नहीं, तो यानी उसके साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, तो उसका अर्थ वैसे ही पूरा हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं सी वांट्स टू स्लीप, यहाँ स्लीप हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो हमने देखा सी वांट्स टू स्लीप, यहाँ पे हमें वांट्स के लिए तो चाहिए था, क्योंकि वांट्स एक हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे ये हमारी, यही हमारी यहाँ फाइनाइट वर्ब यानी हमारी जो मेन वर्ब है वही है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है, ये ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है। हमने कहा ऑब्जेक्ट हमारा एक नाउन हो सकता है या नाउन का कार्य करने वाला इन्फिनिटिव या जिरंड हो सकता है, तो यहाँ इन्फिनिटिव के रूप में हमने इसको एक ऑब्जेक्ट दिया टू स्लीप यानी सोना, जिसे हम कहेंगे सोना, यानी सोना जो है ये हमने दिया इसको इन्फिनिटिव के रूप में, एक हमने इसको ऑब्जेक्ट दिया। लेकिन ये हमारा जो इन्फिनिटिव में जो वर्ब आई वो हमारी इंट्रांजिटिव है, जिसने ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं की, इसलिए हमने इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट ना देते हुए भी अर्थ हमारा पूरा हो गया। तो इस तरीके से अगर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं तो हम बेहतर समझ पाएंगे इसमें। जैसे अगला हमने देखा कि भाई हमारी जो सिंगिंग, अगले में सी स्टार्टेड सिंगिंग, इसमें स्टार्टेड जो हमारी वर्ब है ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रही है। हमने इसको ऐसा ऑब्जेक्ट दिया जो कि क्या है, हमारा सिंगिंग एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिरंड रूप में है, और ये इसके साथ में हमने इस जिरंड के रूप में एक नाउन तो दे दिया, यानी ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, स्टार्टेड का जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब थी इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जो हमारी ये नॉन फाइनाइट वर्ब यानी जिरंड जो है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत, बिना ऑब्जेक्ट दिए ही यहाँ पे अर्थ पूरा हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि हमारा जो फाइनाइट वर्ब है केवल वही ऑब्जेक्ट की डिमांड नहीं करता है, हमारा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो भी ऑब्जेक्ट की डिमांड करता है, अगर उसमें जो है हमारी जो वर्ब प्रयोग हुई है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि भाई हमारे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आ सकता है, ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारा है कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारे दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, इसकी हमने डिटेल में पहले ही बात कर ली, बस एग्जांपल में जल्दी से देख लेते हैं भाई कि इसके बाद अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाहिए, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख लेते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में रखना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है जो कि वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला हमारा एग्जाम्पल आई गेव हर माई बुक, तो इसको हमने, अगर हम या इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि हमारा इंट्रांजिटिव जो वर्ब है, सॉरी जो हमारा
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, तो यहाँ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हो रहा है। लेकिन इसी वाक्य को हमने दूसरे वाक्य में लिख दिया है, आई गेव माई बुक टू हर। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कर लिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना चाहते थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ प्रीपोजिशन लगाना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, तीसरा भी इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमारा जो इसी को हमने कुछ अन्य रूपों में बांट दिया है। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हमने देखा, यही देखा कि हमारा, अब हम यहाँ देख लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है, हमने अभी कहा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटिव रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जैसे कि आई वांट यू टू हेल्प हिम, तो यहाँ पे हम इसी रूप में समझ सकते हैं। जैसा अभी हमने यहाँ समझा कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग होगा। अब ये हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये तो कोई सजीव चीज़ हो सकता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये कोई निर्जीव चीज़ हो सकता है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये हम नाउन, इसकी जगह पे नाउन भी प्रयोग कर सकते हैं, इन्फिनिटिव भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जिरंड भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं को हमने अलग अलग पार्टों में दिखाया हुआ है कि अगले पार्ट में देखिए कि हम यहाँ क्या प्रयोग करने वाले हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे तो कोई सजीव ही रहेगा, तो इसकी जगह पे तो हम इन्फिनिटिव या जिरंड नहीं प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे देखो समथिंग रहता है, कोई वस्तु रहती है, तो वो चीज़ को हम देखिए इन्फिनिटिव के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे आई वांट यू टू हेल्प हिम, ये टू हेल्प हिम पूरा हमारा एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटिव के रूप में है। क्या मतलब है, उसकी मदद करना, उसकी मदद करना, यानी आई वांट यू टू हेल्प हिम, मैं चाहता हूँ तुम उसकी क्या, यू टू हेल्प हिम, आई वांट यू टू हेल्प हिम, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी क्या करो, मदद करो। ऐसे ही द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट, यानी डॉक्टर ने एडवाइज किया था उसे आराम करने के लिए। तो आराम करना हो गया, ये देखिए हमारे, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है जो कि एक सजीव होता है, जैसे यहाँ हिम आ गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक नाउन हो सकता है या इन्फिनिटिव हो सकता है। इनमें हम देख रहे हैं वो एक इन्फिनिटिव बन रहा है, तो टू रेस्ट यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे अगले वाक्य में देखते हैं, आई अलाउड राम टू गो होम, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टू गो होम पूरा हमारा क्या है, टू गो होम हमारा जो है ये हमारा पूरा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और राम यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यही चीज़ें हमारी क्या हो सकती हैं। हाँ, अब हम यहाँ देखते हैं कि ये बेयर इन्फिनिटिव, अच्छा एक चीज़ होता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है कि जैसे हमने इन्फिनिटिव पढ़ा, इन्फिनिटिव में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेसिक जो उसकी बेस फॉर्म जो होती है, किसी वर्ब की जो बेस फॉर्म यानी जो फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं, उसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है। और जब इसी टू को ना प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ गो के पहले हम टू नहीं लगा रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉपर इन्फिनिटिव तो हुआ नहीं, तो इसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ऐसे ही यहाँ अगले वाक्य में देखिए, फिनिश वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले टू हम नहीं लगा रहे हैं, फिर भी ये इन्फिनिटिव हम इसको कह रहे हैं। ऐसे लीव है, लीव हमारी वर्ब है, इसके पहले हम टू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये भी बेयर इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। इस तरीके से हम देख सकते हैं आई विल नॉट लेट यू गो, तो हमारा एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बनता है कि भाई वही वाला स्ट्रक्चर है कि हमारे जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी वो ऑब्जेक्ट मांग रही है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा बाद में होगा, और वो बेयर इन्फिनिटिव के रूप में होगा। आई विल नॉट लेट यू गो, यानी मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, यानी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पे आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगले वाक्य करता है वी मेड हिम फिनिश द वर्क, हमने उनसे जो है काम को ख़त्म करवाया था। और आई बेड द बॉयज लीव द रूम, इस तरीके से है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो है हमारा सेम वही स्ट्रक्चर है पहले वाला, बस यहाँ पे हमारा इन्फिनिटिव जगह बेयर इन्फिनिटिव प्रयोग हो रहा है। और एक स्ट्रक्चर ये है कि भाई हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ पे। और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कैसे प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो आई शा हिम क्रॉसिंग द ब्रिज, यानी एक स्ट्रक्चर हमारा ये भी बनता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लें हम, या हम कह लें जीरंड का प्रयोग कर रहे हैं हम, जीरंड का यहाँ पे हम मान सकते हैं, जीरंड का प्रयोग करके
जिरंड का प्रयोग कर रहे हैं कि भाई हमारा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड को प्रयोग कर लिया है, या हम कह लें कि कहीं कहीं पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लिया। जैसे कि अगर उसके बाद नाउन है तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी ले सकते हैं। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, जैसे मैंने उसे देखा था ब्रिज को क्रॉस करते हुए। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो है जिरंड में क्या अंतर है ये बाद में देखेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हम ये जान लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का कार्य करता है, यानी उसके बाद एक नाउन का आना आवश्यक है, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बताता हुआ आता है, क्योंकि नाउन के बारे में बताएगा तो वो नाउन का आना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ ब्रिज हमारा नाउन है तो क्रॉसिंग हमारा यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पे आई हर्ड हिम शाउटिंग, मैंने, अब यहाँ पे हम इसको जिरंड के रूप में भी ले सकते हैं, मैंने उसे चिल्लाते हुए। वैसे हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल ही देख सकते हैं कि ये हिम की विशेषता बता रहा है, उसे चिल्लाते हुए देखा, ठीक है, यानी हिम के बारे में बता रहा है, उसे चिल्लाते हुए देखा। यू केप्ट मी वेटिंग, तुमने मुझे वेट करते मतलब वेट कराया था, वेट कराते हुए रखा था। तो ये मी या हिम के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर हम ये भी देख रहे हैं कि भाई हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी, ये भी हो सकता है। अब हमें अगला स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें हमने कहा था कि हमारा अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, अगर ऑब्जेक्ट की बात पूरी नहीं होती है तो उसकी बात को पूरा करने के लिए कुछ शब्द आते हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट ज़्यादातर हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट जो हमारे होंगे ज़्यादातर वो, चूँकि ऑब्जेक्ट जगह पे नाउन आएगा तो नाउन के बारे में अगर बताता हुआ कोई वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव हो सकता है। तो ज़्यादातर हमारे एडजेक्टिव होंगे या नाउन ही होगा, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बनता है। जैसे हमने देखा दे मेड रामा कैप्टन, अगर मैं इतना पढ़ूँ दे मेड रामा, उन्होंने रामा को बनाया था, तो भाई रामा को क्या बनाया था, ये कोई कंप्लीट अर्थ दे नहीं रहा है। तो रामा को उन्होंने कैप्टन बनाया था, अगर हमने कैप्टन लगा दिया तो रामा को क्या बनाया गया, कैप्टन, तो रामा के बारे में कंप्लीट जानकारी हमें मिल जा रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट रामा है इसके लिए एक नाउन कैप्टन आकर के ये क्या बता रहा है हमें, ये रामा के बारे में बता रहा है, इसलिए इसे हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे चूँकि ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ऐसे हम देखते हैं आई लाइक माई टी स्ट्रॉन्ग, यानी कि अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं आई लाइक माई टी, यानी मैं अपनी चाय जो है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पसंद करता हूँ। यानी ये चाय के बारे में देखिए बता रहा है कि भाई मैं कैसी चाय पसंद करता हूँ, यानी मेरी चाय कैसी होनी चाहिए, ये बता रहा है कि मेरी चाय जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, कड़क होनी चाहिए एकदम। तो इस तरीके से हम देखते हैं स्ट्रांग जो है वो टी के बारे में बता रहा है। अगर ये ना आता तो अर्थ इतना अच्छी भली बात जो है कंप्लीट ना हो पाता, ठीक है, कि मैं अपनी चाय पसंद करता हूँ। भाई अपनी चाय तो हर कोई पसंद करता है, क्या पसंद करते हैं, स्ट्रांग पसंद करते हैं। तो टी के बारे में जो जानकारी दे रहा है ये एडजेक्टिव है स्ट्रांग, तो ये हमारे टी के बारे में जानकारी दे रहा है, जो कि हमारा टी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताएगा वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो जाता है, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। ही पुश्ड द डोर ओपन, उसने दरवाजे की क्या किया था, दरवाजे को ओपन मतलब खोला था। पुश द डोर ओपन, तो यहाँ ओपन भी क्या बता रहा है, देखो हमारा यहाँ पे हमारा ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है कि दरवाज़ा ओपन था। और ऐसे हम देख सकते हैं सी वॉश द प्लेट क्लीन, उसने प्लेट को जो है क्लीन एकदम साफ धोया था, साफ सुथरा, तो ये भी एडजेक्टिव है हमारा जो कि प्लेट के बारे में बता रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई हमारे जो वाक्य आए हैं वाक्य में, इन वाक्यों में हमारे ऑब्जेक्ट का कार्य, ऑब्जेक्ट की पूरी बात को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड आ रहे हैं वो या नाउन या एडजेक्टिव हैं, और ये क्या है, इसी को हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे सारे स्ट्रक्चर हैं प्रेडिकेट के पार्ट में जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो हमने कंप्लीट रूप से देख लिए हैं। भाई हमारे 5 स्ट्रक्चर बने हैं जिसमें से हमने थोड़ा सा कुछ डिटेल में स्ट्रक्चर को देख लिया है। हम ये अगले जब अब हम नाउन शुरू करेंगे तो वहाँ पे जब सेंटेंस लेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि भाई कि हमारा जो वर्ब है वो अगर ट्रांजिटिव रहेगा तो ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन होगा या नाउन का कार्य करने वाला कोई हमारा इन्फिनिटिव होगा या जिरंड होगा। तो ये आपको जब एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे हम लगातार देखते रहेंगे, जिसकी वजह से हमें ये लगातार जो हमारे हैबिट में आ जाएगा, तो हम आगे की सभी चीज़ों को कायदे से समझ पाएंगे। बाकी हम यहाँ से आगे अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला शुरू करेंगे हम नाउन। तो आज अब यहीं तक रखते हैं।